नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं कि जब परिवार पर मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से वही परिवार लड़ पाता है जिस परिवार का मुखिया दमदार होता है, जिस परिवार के मुखिया में उस मुसीबत से लड़ने का जज्बा होता है और जो परिवार का मुखिया अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी सीमा लांघने के लिए तैयार होता है। यानी बहुत कुछ डिपेंड करता है उस परिवार के मुखिया पर। जिसका मुखिया अच्छा, सच्चा, बहादुर, वो परिवार उस मुसीबत से निकल ही जाता है। मैं आज की डेट में अगर इस देश में जितने धर्म हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अगर आज की डेट में सच बताऊं तो कोई सबसे खतरे में मुझे लगता है तो वो माइनॉरिटीज़ लगती है। और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी पर मंडरा रहा है तो वो है इस देश के मुसलमान। इस देश के मुसलमानों को यूं तो 1947 से लेकर अब तक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन एक फ़र्क था 2014 से पहले और 2014 के बाद में कि अगर मुसलमान वोट बैंक था तो वोट बैंक के एवज में उसे थोड़ी तवज्जो, थोड़ी इज्जत दी जाती थी, उसे निशाना नहीं बनाया जाता था। 2014 के बाद ऐसा शासन आया कि मुसलमान वोट बैंक ना हमारा बनेगा, ये तय था, किसी और का भी ना बने, इस पर जोर दिया गया। इसलिए मुसलमानों को राजनीतिक रूप के अलावा और बहुत सारी चीज़ों से निशाना बनाया जा रहा है। आज की डेट में आपके सामने ही है। अब मैं सारी डिटेल क्या बोलूं, क्योंकि फिर आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें लीगल हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों के पास आज की डेट में क्या आसरा है? एक ही आसरा है कि भाई या तो कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाओ या बीजेपी जो कहती है वो कर लो। लेकिन बीजेपी जो कहती है वो मुसलमान कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बावजूद भी वो उनके परिवार का हिस्सा हो ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये चेहरा देखिएगा, ये मेघा प्रसाद है। आपने देखा होगा एबीपी न्यूज़ की बड़ी संपादक है, बहुत इंटरव्यूज़ करती है, गोदी मीडिया के प्रमुख चेहरों में से एक है। ये जो बंगाल में हो रहा है टीएमसी सांसदों के तोड़फोड़ का मामला, इसको लेकर इन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि अंदर क्या क्या हो भूपेंद्र यादव के घर पे, वो सारी कहानी इन्होंने लिखी है कि कैसे टीएमसी के जो बागी विधायक है कैसे टूटे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कैसे उन्हें एक अनजान सी पार्टी का हिस्सा बनाया गया। सारी कहानी लिखी। लेकिन इस कहानी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि बीजेपी इज अनविलिंग टू टेक द मुस्लिम एमपीज लाइक यूसुफ पठान एंड अदर्स who are now in the rebel camp and perhaps will not take them before 2029 election as well. What happens to them before 2029 election remains to be seen. मतलब अगर हिंदी तर्जुमा करूं तो बीजेपी जो मुसलमान सांसद हैं, जो रिबल गुट के, बागी गुट के, यूसुफ पठान समेत बाकी सभी लोगों, उन्हें किसी भी हालत में अपने कैंप में शामिल नहीं करना चाहती, अपने साथ नहीं लाना चाहती, कम से कम 2029 इलेक्शन तक। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। मतलब मैसेज क्लियर है कि इन मुस्लिम सांसदों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा 2029 के लिए और 2029 के बाद ये किसी काम के नहीं है, इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये बात अगर मेघा प्रसाद लिख रही हैं तो जाहिर सी बात है ये जो सांसद हैं इन्हें भी ये बात समझ में आ रही होगी कि इनका पॉलिटिकल करियर अब खत्म है। उसके बावजूद डर की वजह से, कोई लालच की वजह से ये जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने इन्हें चुन के भेजा है उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात इन्होंने किया। अच्छा, अब यही नहीं है, इसके अलावा आप देखोगे बहुत से मुस्लिम विधायक बंगाल के और दूसरे राज्यों में भी बहुत से मुस्लिम नेता विधायक आए बगाए, कांग्रेस में भी कई हैं जो बीजेपी को या तो सपोर्ट कर देते हैं या बीजेपी के साथ दिखते हैं खड़े हुए। अब आइए वो परिवार वाली जो बात मैंने शुरू में कही थी कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में मुस्लिम, जो इस देश का मुसलमान है, वो अपने उम्मीद किसकी तरफ रखे, उम्मीद से किसे देखे? अपने जो सियासतदान हैं, अपनी कम्युनिटी के जो नेता हैं, अपनी कम्युनिटी के जो सांसद विधायक हैं, उनसे उम्मीद करेंगे ना कि वो उनके लिए लड़ेगा,
वो इनकी मुसीबत से जो है रक्षा करेंगे और इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन जिन पर ये विश्वास करते हैं देश का मुसलमान, अगर वही बिक जाएं, झुक जाएं, डर जाएं, तो इस देश का मुसलमान जाए तो कहाँ जाए, किस पर विश्वास करे? क्योंकि मुसलमान के लिए तो वो स्थिति है कि जब अपने घर का, अपनी कौम का नेता उसे धोखा दे रहा है, उसकी पीठ पर खंजर घोंप रहा है, तो दूसरों पर कैसे विश्वास करे? और मज़े की बात है, ये जो सांसद है, ये जो विधायक हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, जो बीजेपी के खेमे में खड़े होते हैं, बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, इन्हें ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो 2/3 मेजोरिटी का सारा तामझाम किया जा रहा है, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल सरकार हार चुकी है एक बार, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, अब दोबारा लाना चाहती है। और उसमें मेन चीज़ क्या है, क्यों सरकार लाना चाहती है, 2029 से पहले क्यों जल्दबाजी कर रही है? शाम के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 159 सीटें ऐसी है इस देश में लोकसभा की, जहां पर मुस्लिम आबादी या तो डोमिनेट करती है या डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी मुसलमान किस तरफ चलेगा, इन 159 सीटें तय कर 159 सीटों पर तय करता है वो। सरकार इन्हीं 159 सीटों को तोड़ना चाहती है। जहां डिसाइडिंग फैक्टर है, मतलब मुसलमान जो है वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, उस सीट को 3 सीटों में बांटना चाहती है। और जहां पर एक डोमिनेंट फैक्टर है मुस्लिम आबादी, जहां जैसे मान लीजिए 30% है, 28% है, 32% है, उस सीट को 2 टुकड़ों में बांटना चाहती है। अब सोचो कि अगर 28% मुस्लिम आबादी कहीं पर है, मुस्लिम वोट है, तो उसे 14% करके 2 में बांट दे, ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई ज़्यादा फर्क पड़े ही नहीं। और जहां मुसलमान 40-42% है, जहां वो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी का जीतेगा, उसे 3 टुकड़ों में बांट दो, वहां भी 14% हो गया, 14×3=42 एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुसलमान की वैल्यू खत्म। तो इस देश में मुसलमान मतदाता का वैल्यू ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही ये तय किया जा रहा है, ना कोई मुस्लिम स्पॉन्सर्ड या मुस्लिम सपोर्टेड सांसद बने और मुस्लिम सांसद खुद बने, ये तो रास्ता ही कंप्लीटली बंद कर दिया। यानी कि इस देश की संसद में ये सरकार मुसलमानों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसका उदाहरण मेघा प्रसाद का ये ट्वीट है कि जो लोग साथ खड़े हो गए हैं, 3 सांसद, 3 या 4 हैं, जो यूसुफ पठान समेत, उन्हें भी बीजेपी अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ यूज़ करना चाहती है क्लियरली, और 2029 के बाद किसी काम के नहीं है। जब उनको बीजेपी ये इस तरह का रिस्पांस दे सकती है, तो सोचो नए तो कहाँ से आने देगी। और बीजेपी के अपने नेता, पुराने नेता शाहनवाज हुसैन या वो मुख्तार अब्बास नकवी, वो कहाँ हैं? दिखते हैं कहीं? MJ अकबर कहीं नहीं दिखते। किसी मुसलमान सांसद, किसी मुसलमान विधायक को टिकट नहीं देती है। जो इतनी कट्टर है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि इस देश में तकरीबन 1/3 सीटें ऐसी है जहां पर, या 1/4 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान तय करता है कि कौन सांसद बनेगा। उसको तोड़ना पहली प्रायोरिटी है, और उससे बचाने का काम, ऐसा ना हो, मुसलमानों को इस तरह से निशाना ना बनाया जाए, इसको बचाने का काम देश की पार्टियां तो करेंगी, लेकिन पहली जिम्मेदारी है इस समुदाय या इस धर्म के नेताओं की, चुने हुए नेताओं की, चुने हुए सांसदों की, जिन पर मुसलमानों ने भरोसा करके उन्हें संसद में भेजा है, विधानसभा में भेजा है। लेकिन जिसके खिलाफ लोगों ने उन्हें वोट दे के चुना, अगर ये सांसद, विधायक उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाए, तो चुनने वाला मुसलमान ठगा महसूस न करे तो क्या करे। और ऐसे में अगर उसका इस देश के जो सिस्टम है, खास करके चुनावी सिस्टम है, अगर उस पर से, या राजनीतिक सिस्टम है, उस पर से भरोसा ना उठे तो क्या होगा। देश की मीडिया वैसे ही मुसलमानों को जगह नहीं देती। देश की मीडिया मुसलमानों को इस देश का दुश्मन नंबर 1 पहले ही बना चुकी है। तो आखिरकार लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तंभ है जो मुसलमानों के साथ खड़ा दिख रहा है?
जुडिशरी का अलग सिस्टम है, वहाँ पर भी अब क्योंकि लंबी बातचीत और विषय बड़ा है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है तो उसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है। लेकिन सच्चाई आप और हम जानते हैं कि लोकतंत्र के चारों खंभों में से किसी भी खंभे की परछाई तक इस वक्त मुसलमानों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब मैं कोई आपको बहुत बड़ी राय नहीं दे सकता इस देश के मुसलमानों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है, आज स्थिति वो है जो स्थिति विपक्ष के लिए है वही मुसलमानों के लिए, कि रीजनल पार्टियों को अगर बचना है तो एकजुट एक छतरी के नीचे आना होगा, चाहे वो छतरी कांग्रेस है, राहुल गांधी है, चाहे कोई और है। उसी तरह से देश के मुसलमानों को अब बिल्कुल, ये तो खैर पिछले 12 साल से था लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर अपने आप को राजनीतिक रूप से ज़िंदा रखना है, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए नुमाइंदे चाहिए आपको, तो देश के मुसलमानों को भी किसी एक छतरी के पीछे या किसी एक पार्टी के पीछे लामबंद होना पड़ेगा। वरना अगर बटे रहोगे तो जो योगी आदित्यनाथ की लाइन है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटे रहोगे तो कटते रहोगे, एकजुट रहोगे तो सेफ रहोगे। नमस्कार।